जय हिंद। आइए आज हम लोग जानते हैं कि एफकैट की रीजनिंग के बारे में एक बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। हालांकि हम लोग जानते हैं कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम बहुत आसानी से, यानी और सब्जेक्ट की अपेक्षा इसमें हम कम मेहनत में बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। आइए कुछ बातों को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 300 मार्क्स मिलते हैं। ये जो टोटल जो पेपर होता है वो 2 आवर्स का होता है ना। इसमें बात करें इसके सिलेबस के बारे में डियर, तो सिलेबस में देखेंगे यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि सीरीज कंप्लीशन। इसमें क्या होता है, आकृतियों को कंप्लीट किया जाता है, जो फिगर होते हैं उनको कंप्लीट किया जाता है। मतलब ये कि ये जो टॉपिक है ये फ्री में आपको नंबर दे के जाता है। इसमें होता क्या है कि एक पिक्चर रहता है, एक फिगर रहता है, जिसका कुछ पार्ट उठा करके 4 ऑप्शन में किसी न किसी एक में रखा जाता है और वही हमें चूज़ करना होता है ना। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है कि अल्फ़ाबेट को हम अच्छे से पढ़ें। अल्फ़ाबेट को हम क्या करें, अच्छे से पढ़ें। अगर ये अच्छे से हम मतलब पढ़ते हैं समझ करके, इस पर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, तो ये कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद अगर हम अल्फ़ाबेट से संबंधित कुछ टॉपिक की बात करें, तो अल्फ़ाबेट, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, सीरीज़ और मिसिंग नंबर, ये जो टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हैं कि यहाँ से 70% अराउंड कवर अप हो जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, है ना। तो इस बात को हमें ध्यान देना है। एफकैट में जो रीजनिंग होती है टोटल वो इंग्लिश में ही होती है, उसमें हिंदी का कोई जिक्र नहीं है। इस बात को भी ध्यान रखना होता है। उसके बाद मैं बात करूं ये ब्लड रिलेशन, इसमें 1 से 2 प्रश्न आपके पूछे ही जाएंगे। रैंकिंग के भी 1 से 2 प्रश्न रहेंगे, है ना। जब हम लोग पढ़ेंगे तो बेसिक चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे, है ना। टाइम सीक्वेंस का भी होता है, इसमें टाइम अरेंजमेंट किया जाता है। सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ 2 फॉर्म में पूछा जाता है, वर्बल में और नॉन वर्बल में। ये नॉन वर्बल में भी होता है। उसी प्रकार एनालॉगी को भी हम 2 पार्ट में करते हैं, एक वर्बल रीजनिंग और एक नॉन वर्बल में भी एनालॉगी पूछी जाती है आपसे। क्लासिफिकेशन ये भी वर्बल में और नॉन वर्बल में, ये दोनों में मिलते हैं। तो हमें ध्यान क्या देना है, हमें ध्यान ये देना है कि ये सब ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं जिसमें हम 100 में 100% स्कोर कर सकते हैं। तो ये जो छोटे टॉपिक हैं उस पर बेहतर कमांड करना है, कि एक भी क्वेश्चन गड़बड़ ना हो। उसके बाद हम बात करें, ये सब बहुत ही फ्री में नंबर मिलते हैं। वाटर इमेज, है ना। कंप्लीशन ऑफ फिगर की बात है, मैट्रिक्स दिया रहता है। एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड में क्या होता है, इनबिल्ट रहता है ऑलरेडी, उसमें से कुछ पोर्शन उठा करके, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा आपके सामने कुछ ऐसा आकृति है ना, कुछ ऐसा है। अब ये मल्टीप्लाई वाला किसी ऑप्शन में उठा करके दे देगा, कहेगा बताओ इसमें ये मिल रहा है कि नहीं, इसको ये उसमें इनबिल्ट है कि नहीं। तो इस तरीके से ये आपके सामने प्रश्न आते हैं। देखिए पेपर फोल्डिंग, तो ये जो आपके पास सिलेबस है इसको हमें पढ़ना है और 2 मोड में पढ़ना है। पहला ये कि हमें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और दूसरा उस पर प्रैक्टिस करना है। आज इसके बारे में हम आगे बात करते हैं क्या है। देखेंगे जब हम सिलेबस को पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बाद हमारे सामने ये स्थिति बनती है कि हम ये जान पाते हैं कि मुझे कितना आता है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पिछले साल के प्रश्न पूछे गए हैं, लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पर हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा, तो लास्ट ईयर के कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर्स को उठाएंगे, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसको एनालिसिस करेंगे कि जो हमने रूल पढ़ा है या जो हम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वहाँ से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप देख पाएंगे कि मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो इसका मतलब सब ठीक है, इस पर और स्पीड बनाने की ज़रूरत है और पढ़ने की ज़रूरत है। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हमें सही ढंग से पढ़ाया नहीं गया या आपने सही ढंग से उसको पढ़ा नहीं, है ना। तो इसका मतलब उस पर और काम करने की ज़रूरत है। तो आपको क्या करता है, एनालिसिस करना। एनालिसिस करने के बाद भी हम तभी उस पर हम काम करेंगे। चलिए आगे बात करें तो मॉक टेस्ट क्या रोल निभाता है आपके प्रिपरेशन टाइम में। मॉक टेस्ट आप कह सकते हैं कि आपके लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है।
वजह ये कि आप अपना आकलन कर पाते हैं कि आप कहाँ तक पहुँच पाएँ मॉक टेस्ट में। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ने के बाद 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने मॉक दिया और मॉक के बाद कितने कर पाए आपने, मान लीजिए 20 कम पर, तो ये गलत है। रीजनिंग 20 होना नहीं चाहिए, रीजनिंग में कम से कम 25 के अराउंड आपको करना है ना, 25 तो करना ही करना है। ठीक, इसके बाद आगे बात करें, ये क्योंकि एक ऐसा चैप्टर है कि कम टाइम में ऑल सब्जेक्ट के कंपेयर में बात करूं तो ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट क्या बताएगा भाई, आपका क्या अभी तक पढ़ाई रहा, कितना आपने उसको पढ़ा, क्या लेवल रहा, है ना, इन सब बातों को ध्यान देना है। तो मॉक टेस्ट क्या है, अच्छा मॉक टेस्ट दिमाग में ये आता होगा कि हमें कब देनी चाहिए। तो देखिए मॉक टेस्ट में जब आपका तैयारी कम से कम 60% एबव हो, है ना, जैसे मान लीजिए आपने 5 चैप्टर ही पढ़े हैं तो कम से कम आपका सिलेबस कंप्लीट हो। ठीक, हाँ ये हो सकता है कि किसी में आप कमज़ोर हो, किसी चैप्टर आपको कोई चैप्टर कम समझ में आता है तो मॉक टेस्ट देंगे, जब उस चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ से आप उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस चैप्टर ही नहीं पढ़ा है और वहाँ से क्वेश्चन आ गया तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यू हैव टू डू एंड यू हैव टू कंप्लीट सिलेबस, उसके बाद आप मॉक टेस्ट देंगे और जिस टॉपिक में कमियां महसूस होंगी, जिस टॉपिक में लगेगा कि नहीं यहाँ पे मामला गड़बड़ है, उसको बार क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा, है ना, उसको सिलेबस को बार बार रिवाइज करना होगा, उस टॉपिक को बार बार पढ़ना होगा, उसमें जो रूल होंगे उनको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको, है ना। चलिए अब ये है, नहीं 10 नहीं, कम से कम आपको 50% एटलीस्ट कम से कम होना ही चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, है ना, उससे कम नहीं बनेगा। अगर आपने वहाँ छोड़ा, एक्चुअली क्या होता है, एक समय पहले था कि हम 2-3 जैसे मान लीजिए 4 सब्जेक्ट हैं तो 2 में अच्छा स्कोर कर दिया, एक में ठीक ठाक कर दिया और लास्ट वाले में अगर थोड़ा कम भी किया तो अच्छा स्कोर बन जाता था। लेकिन आज के समय में वो लेवल नहीं है। आज के समय में कहा जाता है ना कि वो तख्त के चारों पैर मजबूत होनी चाहिए। तो जितने भी आपके सिलेबस में जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उस सारे सब्जेक्ट में इक्वल कमांड होना चाहिए, तब जाके आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो कम से कम आपको 50% करना ही चाहिए। चलिए उसके बाद जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जैसे हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की, अगर हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो जब आप पैटर्न को पढ़ते हैं तो पैटर्न पढ़ते समय ये ध्यान देना है कि कौन सा पैटर्न है, उसके आगे और उसके पीछे, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने बताया मैन बराबर मैंने लिख दिया, कुछ ऐसा कुछ लिख दिया, मान लो मैन बराबर मैंने लिख दिया कुछ, मान लो जो मैंने लिखा 4 1 और 5 कुछ ऐसा लिख दिया। तो ये कैसे हो पा रहे हैं, तो ये मतलब मैं बताऊंगा आपको जब पढ़ाऊंगा। तो इसको हमने क्या किया, नंबरिंग किया, ये 14 हो गया और 3 और 1 क्या हो गया 4, ये सिंगल है तो सिंगल हो जाएगा, ये डबल है तो क्या हो गया 5 हो गया। मेरा कहने मतलब ये है कि जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे या जब हम प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करेंगे तो हाँ ये देखेंगे कि कौन से पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है और उससे कुछ पैटर्न्स और हम बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये क्या है, कोडिंग डिकोडिंग या रीजनिंग क्या होता है, किसी फिक्स पैटर्न पे निर्भर नहीं रहता कि हम एक ऐसा मेथड पढ़ लिया कि भाई a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab होता है, तो ये तो मान लो फिक्स है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कोडिंग डिकोडिंग के कुछ फिक्स ही पैटर्न है, वो कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन एक थोड़ा हम अपना सोचने का लेवल बढ़ाए रहेंगे तो मिलता जुलता अगर कुछ भी ऐसा आ जाए तो हम बड़े आसानी से कर सकते हैं, है ना। इन बातों का जरा ध्यान रखना है। इसलिए क्या करना है, पैटर्न पे विशेषकर थोड़ा ध्यान देना है और उस पर काम करना है थोड़ा और। जैसे मान लीजिए क्या हो रहा है कि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करके कैसे आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, या उनके जो डबल डिजिट हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखना है और उसके क्षेत्र को अपने पास से और विस्तार करना है, बढ़ा करके और उस पर काम करना है, ताकि जब एग्ज़ाम आए, जब चारों ओर से कॉन्सेप्ट लेके उसकी तरफ दौड़ोगे ना कोई एक मैच कर ही जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। लिखा है अच्छा शॉर्ट ट्रिक की बात हो रही है। शॉर्ट ट्रिक क्या रोल अप्लाई करता है आपके एग्जाम में, शॉर्ट ट्रिक से क्या होता है।
डियर शॉर्ट ट्रिक से एक ही काम होता है कि टाइम बचता है। तो टाइम का क्या खेल है डियर? तो यहाँ पे टाइम का ही सब खेल है। आपको सारे क्वेश्चन, मुझे भी पता है कि आपको 100 क्वेश्चन दे दिया जाए और 24 घंटे का समय दे दिया जाए तो बड़े आसानी से कर ले जाओगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कम समय में 2 घंटे में हमें पूरा करना है, राइट? तो 2 घंटे में पूरा करने के लिए जाहिर सी बात स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और स्पीड अच्छी होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस ज़बरदस्त होना चाहिए। और प्रैक्टिस से पहले क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब सारा खेल कॉन्सेप्ट का है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसके बाद प्रैक्टिस का है, और प्रैक्टिस जितना अच्छा होगा समय उतना कम लगेगा। ठीक, तो इन बातों का भी ध्यान रखना है। और क्या हो सकता है? कह रहा है कि सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टू गेट एन आइडिया ऑफ द ट्रेंडिंग टॉपिक्स आस्क्ड इन द एग्जाम। ये भी एनालिसिस करना है कि इस समय कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मैंने आपको एक बार बताया था, ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ाबेट, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉगी और क्लासिफिकेशन और ब्लड रिलेशन, साथ ही साथ कुछ टॉपिक और नॉन वर्बल और डायरेक्शन, और एक मैं और लिख दे रहा हूँ सीरीज़। ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसके बाद जितने हो सब पढ़ना है, लेकिन ये जो टॉपिक है यहाँ से आपको 80% क्वेश्चन यही से बनते हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब इस पे काम करना है, बहुत, बिल्कुल काम करना है, बिना इसके नहीं हो सकता। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। और जैसे एग्ज़ाम आए, एक जैसे जब आप पढ़ते हैं, कोई नोट्स बनाते हैं, तो एक शॉर्टकट नोट्स होनी चाहिए, जैसे जिसमें सारे रूल लिखे हों। यानी आप चाहें तो उसको 1 से 2 घंटे में उस रूल्स को बार बार रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में होता क्या है डियर, कि लास्ट टाइम में ना एग्ज़ाम में सारे रूल्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, सब मिक्स हो जाते हैं। तो इसका वजह यह है कि हम कम टाइम में उसको क्या क्या किए होते हैं, कम टाइम यानी कम समय उसको देते हैं, और जिससे कम से कम हम रिवाइज़ कर पाते हैं। तो आपको बार बार रिवाइज़ करना होगा, उसको बार बार रिवाइज़ करना होगा जब तक आप बोर्ड ना हो जाओ, है ना। कभी कभी क्या होता है कि हमें लर्न है, अरे छोड़ते हैं उसको, नहीं उसको छोड़ देते हैं, अब तो मुझे याद ही है। तो ऐसा नहीं करना है, उसको बार बार रिवाइज़ करना है, याद होने के बावजूद भी। ठीक है, तो कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन, उसको शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, थैंक यू।